क्या जो बच्चों की मांग है वाकई वो जायज़ है? क्या यूपीएससी का क्या स्टैंड है इसको लेकर, उन पे भी हम बात करेंगे। आपने सीसेट का पेपर एक ऐसा सेट कर दिया है कि एक ऐसी बाधा बना दी है कि यदि इसको पास नहीं करोगे तो आप सिविल सेवक बन नहीं सकते हो। आप पिछले 3 4 5 साल में जो अखबारों के एड आते हैं ना कोचिंग में, उन एड को देखना। उस समय सीसेट गेट नहीं आते थे, जब सीसेट का लेवल ठीक ठाक था, बच्चे अपने लेवल पे तैयारी कर रहे थे। सभी को नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की एग्ज़ाम को लेकर, उनके पैटर्न को लेकर, विशेषकर जो बच्चों का एक आरोप लग रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे इस साल का पेपर जो सीसेट का पेपर है उसको लेकर बच्चे अभी आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो उन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। क्या जो बच्चों की मांग है वाकई वो जायज़ है? क्या यूपीएससी का क्या स्टैंड है इसको लेकर, उन पे भी हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पे आज बात होगी। और एक बात होगी कि जैसे 2011 में जब सीसेट का पेपर पहली बार लॉन्च किया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। क्या वाकई सीसेट का पेपर किसी एक खास वर्ग के लिए है? और ऐसा वर्ग, एक ऐसा वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग आप कह सकते हो, क्या उसके लिए मतलब यहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं सिविल सेवा में जाने के लिए? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिन पे हम एकदम क्रिटिकल तरीके से डाटा के साथ बात करेंगे। सामने जो आप स्लाइड देख रहे हो ना, ये यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट में जो डाटा आते हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे जब से सीसेट का पेपर आया है, आप ये कह सकते हो कि जैसे आप खुद डिसाइड करो इस बात को, या आप खुद सोचो इस बात को कि किसी भी व्यक्ति को जैसे सिविल सेवा में जाना है तो उसका आंकलन कैसे होगा? क्या आप केवल एक ऑब्जेक्टिव पेपर लेकर उसका आंकलन सही कर पाओगे, या जो मेंस की एग्जाम में 9 पेपर होते हैं उसमें से आप सही लोगों को निकाल पाओगे? एक पेपर की बजाय आप खुद भी जानते हो, जब एक सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, जब उसमें बहुत सारे आपको ऐसे राइटिंग से लेकर जीएस के बहुत सारे क्रिटिकल एनालिसिस के मुद्दों पर आपका विश्लेषण पूछा जाता है, तो 9 पेपर में से एक अच्छा सिविल सेवक निकालना आसान होगा, या केवल एक पेपर से एक अच्छा सिविल सेवक बन पाएगा? अब सीसेट का पेपर यहाँ पे कैसा है कि उसमें मैथ बैकग्राउंड के बच्चों को ज़्यादा लाभ हो रहा है। यानी आपने सीसेट का पेपर एक ऐसा सेट कर दिया है कि एक ऐसी बाधा बना दी है कि यदि इसको पास नहीं करोगे तो आप सिविल सेवक बन नहीं सकते हो। इसका मतलब जो अच्छे सिविल सेवक वाकई मिल सकते थे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो एक अच्छा एप्टीट्यूड रखता हो, सामाजिक एप्टीट्यूड रखता हो, वो मैथ का एप्टीट्यूड भी अच्छा रखता हो। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो, ये आपका एक तरीका है कि अच्छे लोग आगे हैं। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं है। लेकिन गलत बातों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। यदि आज हम डर गए, यदि आज हम लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जिस देश में जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो लोग सिविल सेवाओं में नहीं आ पाएंगे। ये डाटा देख के मैं यहाँ पे बात करूँगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ से सीसेट की बात आती है। 2011 में वो ईयर था जहाँ पे पहली बार सीसेट का पेपर लॉन्च किया गया था। और उससे पहले कि हम 2 4 सालों के देखते हैं कि उसमें किस प्रकार विद्यार्थी एग्जाम दे रहे थे, किस मतलब माध्यम से दे रहे थे, कितनी उनको सफलताएं मिल रही थी। यदि आप लगभग 3 4 साल के डाटा 2007 से लेकर 10 के बीच में 3 4 साल के डाटा आप निकालोगे, तो उसमें आप ये मान के चलोगे लगभग, जैसे यहाँ पे जितने लोगों ने मेंस लिखा है, लगभग 11,000 मान सकते हो कि 11,000 लोगों ने मेंस लिखा है। इनमें से लगभग 50% आप मान के चल सकते हो, ठीक है, 50 या 60% के बीच में रेशियो। यहाँ पे ज़्यादातर 50% का रेशियो मान के चल सकते हो कि यहाँ पे 50% कौन से विद्यार्थी हैं जिनका जो मुख्य परीक्षा का माध्यम है अंग्रेजी है, इंग्लिश सब्जेक्ट है। और आप ये जो डाटा यहाँ पे देख रहे हो, ये यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट से ही निकाले गए हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने मतलब इनके साथ गलत छेड़छाड़ की है। और इन्हीं डाटा को कहाँ पे रखा गया? कोर्ट में रखा गया है। कई बार न्यूज़पेपर में आप ये डाटा देखते हो, ये रियल वाले डाटा है कि ऐसा हो रहा था, ठीक है। और इसी तरह से जो भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी भारतीय भाषाएं हैं, उनमें लिखने वाले विद्यार्थी कितने हैं? उनमें भी लगभग आप मान के चल सकते हो 45 से लेकर 48% या 50%। एक मोटा मोटी आंकलन क्या कहता है कि जब सीसेट नहीं आया था, मतलब जो यूपीएससी का पुराना पैटर्न था, उसमें दोनों वर्ग का बराबर है। मतलब अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी 50% है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी 50% है, ठीक है। अब इसमें एक लॉजिक ये हो सकता है कि सर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी चूंकि अब ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, इसलिए आप आगे इनका पैटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसा एक साल में कैसे हो गया? अचानक एक साल में ये बदलाव कैसे आ गया? एग्जाम्पल देखते हैं। 2011 में पहली बार सीसेट आता है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आप में से शायद उस दौर में से कोई है जिन्होंने 2011, 12, 13 में एग्जाम दी है। तो उस समय जो सीसेट लॉन्च किया गया था ना, वो तो और खतरनाक था। मतलब उसकी जो लैंग्वेज थी, बड़े बड़े पैराग्राफ,
मतलब मैं अपना खुद का आकलन कर सकता हूँ, जब मैंने 2012 या 13 में पहली बार यूपीएससी की एग्ज़ाम दी थी, ठीक है, उस समय का मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सीसेट का पेपर था वाकई एक मतलब अन्यायपूर्ण था। किसी ने उसके बारे में सुना नहीं कि यार ये सरासर मतलब बच्चों के साथ अन्याय है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कितनी रिसोर्सेज लगा रहे हैं, उनके भी सपने हैं, और मतलब आप अचानक ऐसा कर सकते हो। उसके अंदर जो लैंग्वेज थी मतलब एकदम वहीं ख़त्म हो जाता है। मतलब कितनी मेहनत करते हैं, जैसे मुझे आज भी वो एक तरह से कह सकता हूँ उस बात को कि 2012-13 में कितनी मेहनत की, साल भर मेहनत की, जीएस में अच्छे मार्क्स आए, सीसेट का पेपर उसमें कट ऑफ मार्क्स भी जुड़ते थे, है ना, तो एकदम ख़राब हो गया। फिर 2014 में, जैसे मैंने 14 में भी क्वालिफाइंग नहीं किया था, लेकिन पहली बार मेरा प्री निकला, उसके बाद में इंटरव्यू तक पहुंचा। मतलब ये मेरी कहानी नहीं है, मतलब हज़ारों लाखों विद्यार्थियों की कहानी है कि एक अच्छे सिविल सेवक बन सकते थे, लेकिन कहीं की बात आ जाती है इन चीज़ों को लेकर, है ना, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे 2011 में पहली बार लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे ये रेशियो देखना, जहाँ पे 2010 में 60% अचानक कितना 20%, 20% विद्यार्थी यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम के बढ़ गए, और वहीं जो रीजनल लैंग्वेज के विद्यार्थी है, आप कह सकते हो 45 से या 40% से घट के 17% हो गए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप खुद डाटा दे के बताओ कि अचानक ये क्या हो गया, रातों रात अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी बढ़ गए? ऐसा नहीं है। यदि इन डाटा को और देखें, जैसे 2014 तक देखें हम, 2014 तक मतलब सीसेट 4 साल मतलब सीसेट की कट ऑफ में मार्क्स जुड़ते थे, तो ये रेशियो घट के कितना आ गया था, ये लगभग आ गया था 2014 में 15% पे आ गया था। फिर क्या हुआ, 2014 में आंदोलन हुआ, विद्यार्थियों ने अपनी आवाज़ उठाई, सरकार ने भी ये माना और यूपीएससी ने भी माना, उसको क्वालिफाइंग कर दिया। ठीक है, उन्होंने माना कि वास्तव में भेदभाव है, तभी तो उन्होंने ऐसा किया है, अदरवाइज तो उनको लगता कि भेदभाव नहीं है तो वो चेंज क्यों करते? क्यों, क्या आम जनता के दबाव में आके उन्होंने किया? ऐसा नहीं है, बहुत सारी कमेटियां, बहुत सारे मतलब रिकमेंडेशन के बाद में संसद में मामला उठा तो उन्होंने क्वालिफाइंग कर दिया। ठीक है, क्वालिफाइंग करते ही आप देखो रेशियो कितना 20% बढ़ गया, मतलब जो घट रहा था मतलब 15%, 12% अचानक बढ़ा, तो फर्क पड़ा ना। यहाँ पे डाटा क्या बता रहा है, फर्क पड़ता है, मतलब चीज़ें सही होती तो उसका फर्क भी पड़ता है। और यही चीज़ें आज घट के, मतलब ये 2021 के डाटा, लेटेस्ट डाटा हमारे पास जो उनकी रिपोर्ट उनसे आए, ये घट के कितना हो गया 5 से 6%। और 2023 का डाटा देखोगे ना तो ये 5% भी नहीं रहेगा, उससे भी नीचे चला जाएगा, 1-2% रहेगा। ठीक है, इसका मतलब बच्चे बेचारे क्या करते हैं मेंस की तैयारी करते हैं, कोचिंग में लाखों रुपए लुटाते हैं। अब कोचिंग वाले भी उनको सही गाइड नहीं करते हैं, कोचिंग वाले उनको नहीं बताते हैं कि समस्या आपको मेंस में नहीं है, समस्या मेंस की है ही नहीं। कैसे नहीं है? जैसे यहाँ पे आप देखोगे लेटेस्ट डाटा, लगभग 500 से 600 बच्चे ही रीजनल लैंग्वेज के मेंस लिखते हैं। 15-16 हज़ार में से या 10-12 हज़ार में से मात्र 500 बच्चे ही रीजनल लैंग्वेज के मेंस लिखते हैं, और इनमें से लगभग 150 लोगों का इंटरव्यू कॉल हो जाता है। और फाइनल जैसे आप 2022 के डाटा देखोगे तो 54 विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। यानी मेंस दिक्कत नहीं है, मेंस में से मतलब जो बच्चे लिख रहे हैं उनमें अच्छा रेशियो है, इंग्लिश मीडियम की तुलना में अच्छा रेशियो है। समस्या कहाँ पे है? एक ही जगह है, सीसेट का पेपर। इस पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप केवल एक पेपर की वजह से उन लोगों के सपने नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, सबको बराबर हक है। मैं ये नहीं मानता हूं कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को हक नहीं है, बिल्कुल हक है उनको, जो आईआईटी से आते हैं या मेडिकल लाइन से आते हैं या एमबीए करके आते हैं, उनको सबको हक है, सबको बराबर हक दिया गया है। लेकिन दूसरे जो वर्ग है उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, अब नहीं चलेगा। आज कितने मुद्दे ऐसे होते हैं, हमारी वर्तमान सरकार बात करती है पारदर्शिता की, अकाउंटेबिलिटी की, सबकी बात करती है, लेकिन यूपीएससी की अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे है? फिर यूपीएससी अपनी आंसर की जारी करता है 1-1.5 साल बाद में, जब एग्जाम हो जाती है 1-1.5 साल बाद में। और अभी उस पर भी बात करेंगे, यूपीएससी की आंसर की में कितनी खामियां है। आपने देखा होगा हर साल यूपीएससी 1-2-3 क्वेश्चन डिलीट करता है अपने आंसर की में से। ठीक है, अब हम मान सकते हैं चलो ह्यूमन एरर है, गलती हो जाती है, लेकिन आपके डिलीट करने से एक एक मार्क से कितने विद्यार्थी लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, प्रीलिम्स के एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। उनके साथ जस्टिफाई कौन करेगा या उनके साथ न्याय कौन करेगा? इससे अच्छा तो ये होता कि जैसे प्रीलिम्स एग्जाम लगती है, आंसर की और स्पष्टीकरण आप देते, जो भी बच्चे अपने मुद्दे रखते हैं उनके साथ आप न्याय करते, तो शायद ज़्यादा उसमें आप कह सकते हो कि आपका जो पारदर्शिता है, जवाब देता है, वो मुद्दे सामने आते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना कि डाटा देके साफ साफ है कि कहाँ दिक्कत है। एग्जाम प्रोसेस में दिक्कत है, क्यों नहीं मानते हो आप? यूपीएससी के बहुत सारे मतलब जो पूर्व मतलब चेयरमैन या सचिव ऐसे रह चुके हैं, उन्होंने भी ऐसे बातें की कि मामला होना चाहिए, मतलब बदलाव होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बोलोगे कि मैं बाइस्ड होकर चीज़ें बोल रहा हूँ कि मतलब आप लोग तो फेलियर हो इसलिए ये बातें बोल रहे हो। जनाब, हम फेलियर नहीं है। मैं खुद अपना डाटा दे के बताऊँ तो 2014, ठीक है, 16, 18, 19, ये 4 ईयर ऐसे हैं जिनमें मैंने मेंस लिखे हैं। ठीक है, 4 यही वो दौर है, सीसेट का दौर है जिसमें मैंने मेंस लिखे हैं। यानी जो 5-6%,
5-6% विद्यार्थी देख रहे हो, उनमें मैं भी था। मैं भी 3 बार यहाँ से इंटरव्यू में पहुँचा हूँ, तो फेलियर की तो कोई बात ही नहीं होती। ये मेरी बात नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे वंचित वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों की बात है, जिनकी बात करनी पड़ेगी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आपसे तर्क से बात कर सकता हूँ, आओ डिबेट करो इस मुद्दे पर, है ना। हमारे पास डाटा है, तर्क है कि अभी जो हो रहा गलत है, इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और ये आपके खिलाफ ही जा रहा है। यदि आप ऐसे लोगों को मौका नहीं दोगे जो एक अच्छे सिविल सेवक बन सकते हैं, आप मेंस के एग्जाम लेते हो, इंटरव्यू लेते हो, उसमें से आप अच्छे लोगों को फाइंडिंग करते हो ना, ठीक है। जब इन लोगों को मेंस लिखने का मौका नहीं मिलता है, इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलता है, तो एक जो संवेदनशील जो सिविल सेवक जो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से आया है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ गया है, डीयू में पढ़ गया है, बहुत सारी जो आप मानते हो जो जिनकी रैंक आती है कि इन टॉप यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ के सिविल सेवा में आना चाहते हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य से मैथ कमज़ोर हुआ, एप्टीट्यूड कमज़ोर हुआ। एप्टीट्यूड कौन सा एक तरफा एप्टीट्यूड होता है, क्योंकि एप्टीट्यूड की भी तो कई परिभाषा होती है ना, सामाजिक एप्टीट्यूड है, आर्थिक एप्टीट्यूड है, राजनीतिक एप्टीट्यूड है, बहुत सारी जो सोशल कोज है उनको लेकर एप्टीट्यूड होता है। मैथमेटिक्स वाला एप्टीट्यूड एक पक्ष है ओनली, है ना, उसको आप डिसाइडिंग फैक्टर नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं और भी डाटा, और जो हम बातें करेंगे ये मतलब उन्हीं पे लॉजिक पे बात करेंगे ना। यहाँ पे भी आप ये डाटा देख सकते हो कि एक समय क्या था, मतलब लगभग इक्वल चल रहा था। आप यहाँ पे देखोगे लगभग 2006 से लेकर 10 के बीच में ये जो मामला चल रहा था इक्वल चल रहा था, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज के और बाकी जो इंग्लिश मीडियम के इक्वल चल रहा था मामला, क्योंकि सबको ठीक था, सबको समान अधिकार थे, एक सही एग्जाम का प्रोसेस था। लेकिन जैसे ही आपने ये लॉन्च किया, ये डिवाइड देखो, ये गैप देखो, आज ये गैप कितना बढ़ गया है ना, और ये गैप और बढ़ जाएगा। एक समय जिस हिसाब से लग रहा है शून्य हो जाएगा, ठीक है, मतलब कोई रहेगा नहीं, क्यों तैयारी करेंगे बाद में, इतने इतने मतलब संसाधन, इतने मतलब समय लगा के मतलब मेहनत करते हैं, ठीक है। आप ये सोचने वाली बात है, इस पर बात तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये अलग अलग स्ट्रीम्स से भी दिए हुए हैं कि कितने हैं, लगभग आप इसमें डाटा देके ये बताया गया है कि लगभग 60 से लेकर 70%, 70% जो विद्यार्थी सिविल सेवा में जा रहे हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। तो इसमें भी कहाँ वो न्याय दिख रहा है, समावेशी वाली बात कहाँ दिख रही है कि सभी वर्ग से लोग आने चाहिए ना। तो यहाँ पे भाषा का भेदभाव दिख रहा है, यहाँ पे जो टेक्निकल नॉलेज है उसका वर्चस्व दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पे आपको बात करनी पड़ेगी। अब आते हैं उस मुद्दे पर, जैसे अभी जैसे बच्चों ने सीसेट का जो मुद्दा कोर्ट में भी रखा है, अलग अलग जाके अपने प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो भी देखा मुखर्जी नगर में, बच्चे वहाँ पे अपनी बात रख रहे थे, पुलिस उनके साथ बर्बरता का व्यवहार कर रही है। तो अपनी बात रखने के लिए उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, उनके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। वो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब खुद विद्यार्थी हैं, तो उनके पास अपने मुद्दों को रखने के लिए, अच्छे वकील करने के लिए उनके पास फंडिंग की समस्याएं हैं। अभी जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, बातें करती हैं, उनको तो फ़ायदा हो रहा है। जैसे जैसे यूपीएससी पेपर टफ करेगा, आप देखना, आप पिछले 3-4-5 साल में जो अखबारों के एड आते हैं ना कोचिंग के, उन एड को देखना। उस समय सी सेट के एड नहीं आते थे, जब सी सेट का लेवल ठीक ठाक था, बच्चे अपने लेवल पे तैयारी कर रहे थे। अभी इस साल के एक बार द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में जो उनके एड आते हैं, जो भी कोचिंग है उनके एड आते हैं, देखना सी सेट की जो कोचिंग है 15-15 हज़ार रुपये, जहाँ पे 1 रुपये की नीड नहीं थी कोचिंग के लिए, यहाँ पे 15-15 हज़ार रुपये सी सेट की कोचिंगों का बाजार चलने लगा है, सजने लगा है। तो ये यार मतलब आप खुद देखो ना, एक तरफ यूपीएससी कहती है कि उनका ऐसा मतलब पेपर होता है कि कोचिंग को बढ़ावा नहीं देता है। जब ऐसे पेपर आएंगे तो फिर सी सेट की तैयारी करेंगे लोग, साल भर भर देखना, 50-50 हज़ार रुपये देके लोग कोचिंग में सी सेट की तैयारी करेंगे। फिर से वो कोचिंग मतलब बाजार में आ जाएगी, जो 2011-12 में एक वर्चस्व था कोचिंगों का, सी सेट की कोचिंग के नाम से बहुत बड़ा बाजार था, फिर से ये बाजार सजने लगा है। आप खुद देखो, खुद डिसाइड करो ना इस चीज़ को, ठीक है। तो इसके बारे में सोचना होगा। और जैसे यहाँ पे बहुत सारे डाटा देके यहाँ पे बच्चों ने बताया भी है, ठीक है, कि जो सी सेट का पेपर आया था उसमें आपको यहाँ पे डाटा देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डाटा है कि जैसे विशेषकर इस साल के पेपर की बात करें, जिसमें परमोटेशन और कॉम्बिनेशन के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। और यूपीएससी के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है कि जो मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है वो 10th लेवल का रहेगा। तो आप खुद सबको पता है कि जो परमोटेशन और कॉम्बिनेशन है 11th क्लास से शुरू होते हैं, जो एक टेक्निकल जो उनका आप कह सकते हो कि मतलब जो कुछ क्वेश्चनों की जो हार्ड लेवल कह सकते हैं वो 11th और 12th क्लास में परमोटेशन और कॉम्बिनेशन चलता है। यहाँ पे एनसीईआरटी का आप डाटा देखना, डाटा देख के भी बताई गए हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज बताई गई कहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन उठाए हैं, वो 11th क्लास के हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है एनसीईआरटी क्लासों में कुछ 7th 8th क्लास में कुछ परमोटेशन कॉम्बिनेशन का सामान्य 1-2 सवाल आते होंगे, लेकिन जो उनका लेवल है, जो टफनेस उसका लेवल है, वो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डाटा है। अच्छा, ये पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा,
ठीक है। अपना जो टेलीग्राम है उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक आप खुद एक बार जस्टिफाई कर लेना, जो भी यहाँ चीज़ें बच्चों ने रखी है उसको एक बार देख लेना, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अपना जो टेलीग्राम है स्टडी आई विद धर्मेंद्र जाखड़ जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो जिससे आप भी तुलना कर सकते हो, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो मुद्दे हैं, मुद्दे ये हैं कि सिविल सेवा में सुधार होना चाहिए, जो एग्जाम की प्रोसेस है उसको लेकर। और यहाँ पे बच्चों ने ये भी रखा है कि जो भी डाटा देके बताया कि जो इनका स्टैंडर्ड है वो 11th क्लास का है, जबकि सिलेबस में क्या लिखा है 10th लेवल का है। मैं आज भी कहता हूँ यूपीसी अपना ये हटा दे कि हम आपको 10th लेवल का पूछने वाले, सिलेबस से हटा दे फिर तो, क्योंकि बच्चे फिर क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे तैयारी कैसे करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो आपका सिलेबस को देख के करते हैं। यदि आप सिलेबस से बाहर ही सब कुछ पूछने लग जाओगे तो फिर तैयारी का मायने क्या रहेंगे। मतलब पूरा पूरा साल भर रिसोर्सेज आप बच्चों का टाइम और काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रहे हो, तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लॉजिकल चीज़ें हैं, आपके सामने डाटा है। यहाँ पे आप देखोगे 11th क्लास की जो चैप्टर 6 है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, उनमें से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं जो अभी साल 2023 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन भी यहाँ पे सेट लगाया हुआ है 2023 की एग्जाम का, ठीक है। उसमें क्वेश्चन है कहाँ से पूछा गया है, डाटा यहाँ पे दिए गए हैं, साफ साफ डाटा लगाएंगे, आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। और ये चीज़ कोर्ट में भी पेश की गई है, ठीक है। लेकिन इन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, मुद्दा दबाया जा रहा है, बस लोग अपने कामों में बिजी, ये सब व्यस्त हैं। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, लोगों के अधिकारों के साथ आप ऐसे मतलब हनन करोगे उनका, तो बात तो मुद्दों पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप जरूर पीडीएफ में देख लेना, जो हमने बातें की कि कहाँ पे दिक्कत है। एक और दिक्कत है कि जैसे सीसेट के पेपर में 7 पॉइंट है, उसमें मैथ रीजनिंग से लेकर पैसेज, डिसीजन मेकिंग, डाटा वाले बहुत सारे ऐसे सिलेबस में मेंशन है, 7 पॉइंट है ना। और यूपीसी 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा है, मैथ रीजनिंग और पैसेज वाले पे, है ना। जो पहले 2015 से लेकर 19 के बीच में यूपीसी ने डाटा वाले भी क्वेश्चन पूछे, डाटा पाई चार्ट जो होते हैं ना, जहाँ पे एक एक एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, ठीक है। वो ठीक है, बच्चे डाटा देखते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि हाँ कैसे उनको आगे सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, वो ठीक हो गया। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते थे, जैसे आप देखना सिलेबस जब लॉन्च किया गया था उसमें कुछ निर्णय क्षमता के क्वेश्चन आते थे, डिसीजन मेकिंग के इस हिसाब से स्टेटमेंट होते थे, उसमें डिसीजन लिया जाता था, तो वो क्वेश्चन आजकल नहीं है, ठीक है। ये एक प्रोसेस हो गया। तो इस हिसाब से अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जैसे बहुत सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो केट की किताबें हैं, ठीक है, यहाँ पे डाटा देके बताया गया है कि जैसे यहाँ पे जो अरुण शर्मा की किताब आती है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, उसमें से डाटा देख के बताया गया कि इनके लेवल कैसा था। जो केट की किताबें आती है, इसका मतलब केट का लेवल अलग हो गया, वो एक अलग एग्जाम हो गई, ठीक है। तो इस पर सोचना पड़ेगा, आपके पास डाटा सामने है, तो इनको देख लेना। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो जीएस पेपर फेस्ट का भी है। जैसे जीएस पेपर फेस्ट में इस बार भी जो पेपर था वो नो डाउट वो उसका लेवल मतलब काफ़ी टफ था। चलो उस पर हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे कि वो एक यूपीसी का एक तरीका है, जहाँ पे बात अन्याय कहती है उन मुद्दों पे हम ज़्यादा बात करेंगे। तो इसमें जो प्रमुख रूप से जो मेरी ओपिनियन में एक मुद्दा है, आंसर की को लेकर मुद्दा है, क्योंकि आंसर की यूपीसी कब जारी करता है, 1 साल बाद में जारी करता है। अब यूपीसी की आंसर की और जो ऑफिशियल जो बच्चे पढ़ते हैं किताबें, उनकी कई सारे ऐसे आंसर की जो मैच नहीं कर रही है, तो यूपीसी को इनका स्पष्टीकरण देना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि यूपीसी उनको डिलीट करती है, तो क्या यूपीसी उनके बोनस मार्क्स देती है या उनको कट ऑफ में शामिल नहीं करती है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे, तो उनको भी देखना जरूरी है। तो ये एक ऐसी पीडीएफ फाइल है, ठीक है, जो विद्यार्थियों ने तैयार की है और जिस पे बात होनी चाहिए, और कोर्ट पे भी ये साक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना कि यूपीसी का आंसर कौन सा था, और जो मतलब बच्चों ने तैयार किया है, और बच्चों ने ऐसे तैयार नहीं किए, जो एस्पिरेंट है जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने ऐसे तैयार नहीं किए, उनके पास डाटा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उनको वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से ये बताया गया है। और कुछ क्वेश्चन जो डिलीट किए गए उनकी वजह से बच्चों को नुकसान होता है, तो उनकी भी नीचे जो मार्कशीट है, ठीक है, वो लगा दी गई है। क्योंकि जब एक क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसका कितना इंपैक्ट आता है वो भी यहाँ पे एक डाटा देके बताया गया है। बहुत सारी मार्कशीट नीचे जोड़ी गई है कि 1-2 क्वेश्चन डिलीट होने से कितना नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है उस चीज़ को लेकर, रिजल्ट को लेकर, है ना। तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे देख लेना, बहुत सारी मार्कशीट यहाँ पे जोड़ी गई है। तो ये आज का हमारा मुद्दा था, ठीक है। और हमने वही बातें की जो हमारे अधिकार हैं, ठीक है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है, उनकी बातें की हैं। और इन मुद्दों पे सोचना चाहिए, यूपीसी को भी देखना चाहिए, मतलब यूपीसी को भी ये पता है कि उनके पास अच्छे कैंडिडेट कब मिलेंगे, जब एक एग्ज़ाम का पैटर्न सही होगा, कोई भेदभाव वाला पैटर्न नहीं होगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूपीसी अपनी एग्ज़ाम की जो प्रणाली है उसको चेंज करें, ठीक है, जो उनका एक तरीका उनको रखे, लेकिन ये किसी एक खास वर्ग को मतलब ज़्यादा मतलब फ़ायदा न दे, या एक बहुसंख्यक वर्ग को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाए। एक समावेशी विकास वाला एग्जाम का पैटर्न होना चाहिए। और
यदि आपका पैटर्न होता भी है जैसे सी सेट का पैटर्न आपका है, आपको अपना लेवल टफ रखना रखो, लेकिन सिलेबस में ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से कि उसमें अब 10th लेवल का नहीं पूछा जाएगा, उसमें अब केट लेवल का पूछा जाएगा। केट का सिलेबस आप यहाँ पे शामिल कर दो, बच्चे पढ़ के आएंगे, मेहनत करेंगे, केट भी पढ़ लेंगे। लेकिन गलत चीज़ें होंगी तो फिर बच्चों के साथ भी अन्याय तो होता है और उसके परिणाम भी बहुत नकारात्मक होते हैं। यदि आप में से कोई संवेदनशील मतलब विद्यार्थी ये वीडियो देख रहा है या संवेदनशील जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको ये पता है कि मतलब कोई व्यक्ति जब सपना देखता है उसके लिए पूरी मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, उसके बाद में उसके परिणाम नहीं निकलते ना, तो उनके लिए कितना घातक होता है। वो हर दिन इस बात से डरता है कि मैं अब मेरे सामने क्या रास्ते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी में एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उनका, उसके अंदर टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, लेकिन उनका सपना है कि वो भी देश की जो सिविल सेवा उसमें अपना योगदान दें, अपने जो भी लर्निंग्स है उनको लोगों के साथ बांटें। लेकिन जब एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा होता है तो फिर कहाँ से मतलब चीज़ें सही हो पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि आप लोग बात करोगे इस मुद्दे पे तो शायद बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।